guys, welcome to the third video on my YouTube channel and यार ये मैं 10वां रीटेक ले रहा हूँ इसी चैप्टर का, पता नहीं ये हो कि नहीं दे रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी इंटीरियर सेशन में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट का चैप्टर नंबर 5। और ये मैंने आज नया तरीका अपनाया है पढ़ाने का, क्योंकि पहली वीडियो एक सेकेंड वो बंद हो, सॉरी गाइस, वो स्क्रीन बंद हो गई थी, मैंने दोबारा से ऑन किए। न्यू क्रिएटर्स को बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यही एसएम का चैप्टर नंबर 5। पहले वीडियो में मैं कह रहा था कि व्यूज़ तो आए नहीं, तो आज नया तरीका अपनाया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी है, मतलब ये एक तरह से कॉर्पोरेट के बाद ली जाती है। इसमें हम माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं जल्दी से। तो आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पोर्टर। इसमें हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में 2 चीज़ें हैं, माइकल पोर्टर और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर आपको चैप्टर के लास्ट में दी गई है। माइकल पोर्टर के इसमें 3 स्ट्रेटजीज हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये बताया है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले आ सकता है आपको राइवल से, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से। दूसरा आ सकता है कि न्यू एंट्रेंट से। तीसरा आ सकता है आपको बायर से। चौथा आ सकता है सप्लायर से। और 5वां आ सकता है सब्सटीट्यूट से। तो चलिए इसको भी जल्दी से फिर डन करते हैं। उसके बाद सो गाइस हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सॉरी एक ग्लिच आ गया था। तो इसमें स्ट्रेटजीज कैन यूज़ 5 फोर्सेस मॉडल टू बेनिफिट फ्रॉम देम के बारे में 3 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटिव प्रेशर ईच फोर्स के साथ क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी एवेल्यूएट करो स्ट्रेंथ की, वो वीक है स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद डिटरमाइन करो कि उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि पाँचों मिलजुल कर आपको प्रॉफिट्स, अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स का होने मदद करेंगे कि नहीं। उसके बाद हम ये आप ग्राफ एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक पे जाते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट कैसे थ्रेट ला सकता है। तो न्यू एंट्रेंट एक तो मतलब लो कॉस्ट दे के, जैसे कि जियो आया था, उसने एयरटेल और आइडिया का मतलब पूरा धंधा ही खा गया था, क्योंकि वो फ्री में सिम बांट रहा था। तो वैसे ही न्यू मतलब वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट ला के इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी गिरा सकता है, ठीक है। आप ये कि 2 लाइन याद कीजिएगा, ज़्यादा काम की भी नहीं है। तो उसके बाद न्यू एंट्रेंट को डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो उन्हीं में से 7 दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री में बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है, जैसे कि टेलीकॉम में भी 2 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ चाहिए थी। तो मतलब कोई नया स्टार्टअप के पास तो इतनी कैपिटल होती नहीं है। वो तो जियो मतलब मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया का था, इसलिए उन्होंने कर पाए नहीं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी एक बाधा डाल सकती है। दूसरा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जो मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म्स एस्टेब्लिश हो रखी हैं, जैसे कि आप ITC, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो। तो उन लोग मतलब मास में प्रोडक्शन करती है, 1-1 करोड़ यूनिट्स एक बार में। तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट एकदम कम बैठती है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। जबकि जो न्यू स्टार्टअप या न्यू मतलब फर्म्स आती हैं, उनको एक ही यूनिट बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि उनको बल्क परचेज तो कर नहीं सकते, कैपिटल वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है, तो उनको मतलब डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। तो वैसे ही करके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक दिक्कत जाती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का आप शॉर्ट में मतलब समझ लीजिए पर यूनिट कॉस्ट। तीसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। न्यू फर्म्स उतना अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, जबकि पुरानी फर्म्स जो हैं एस्टेब्लिश्ड, उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनके प्रोडक्ट अपने आप क्वालिटी भी अच्छी रहती है और डिफरेंशिएटेड भी रहते हैं। चौथा स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है, जैसे कि बायर किसी चीज़ को स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो आप सी ऑफिस का एग्जांपल समझ लो, तो बहुत सारी जगह टैली चलते रहता है, ERP चलते रहता है। अब मान लो कोई न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, लेकिन कोई आदमी अगर ऑलरेडी 10-15 हज़ार किसी सॉफ्टवेयर को दे रहा है, उसकी कंपनी का सारा डेटा उसमें, तो फिर वो दूसरी कंपनी में जाना ही चाहेगा, चाहे वो बेटर ऑप्शन भी हो, क्योंकि लोग मतलब एक जगह स्टक हो जाते हैं। तो वही बताया गया। उसके बाद 5वीं चीज़ हो गई ब्रांड आइडेंटिटी। इसमें मतलब वही ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, वही सब बताया गया है। जैसे कि कोई एक बार आईफोन लेता है तो बार बार आईफोन ही लेता है, वो एंड्रॉयड में स्विच नहीं कर सकता, बस वही समझ लीजिए। 6वीं बात है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें आप एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे कि HUL और पतंजलि के बीच में मतलब वर्सेस हो गई थी। इसको कहीं यूट्यूब में मत डाल देना, मैं मतलब कोर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो HUL के पास पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं ना, बायर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनमें मतलब HUL की अच्छी पकड़ थी, कंट्रोल का। तो HUL ने अपने मतलब शॉपकीपर्स को बोला था कि या तो मेरे प्रोडक्ट रहेंगे आपकी दुकान में, या तो पतंजलि के रहेंगे। तो ऐसे करके भी ये न्यू एंट्रेंट को डिस्करेज कर सकते हैं। और लास्ट वाला है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। इसमें मतलब कि फर्म वही जो बाकी बचे तरीके हैं वही अपना लेगी, जैसे कि अपने प्राइजेस को एकदम तेज़ी से गिरा देगी ताकि
सामने वाले की सेल्स कम हो जाए, खुद लॉस बियर कर लेगी 2-4 महीने तक, लेकिन दूसरे वाले को मार्केट से बाहर फेंकवाएगी न्यू एंट्रेंट को। तो यही करके हो सकता है। उसके बाद हम नया टॉपिक पे जा रहे हैं, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स। इसमें हम पढ़ने वाले मतलब बायर, हम बायर, तो बार्गेनिंग पावर जो हमारी होती है कट। तो इसमें वही बताया गया है कि बायर्स मतलब कैसे नए स्टार्टअप्स या फर्म्स में प्रेशर डाल सकते हैं। सबसे पहले कि अगर वो बिग बायर हो, मतलब बहुत बड़े बजट के बायर हो, मान लो फर्म है 100 करोड़ की, उसके 5 ही 6 बड़े बड़े क्लाइंट हैं, उन्हीं से इनका रेवेन्यू आता है, तो वो सारे क्लाइंट मान लो एक तरह से 15-20 करोड़ के हो गए, तो वो बिग बायर कहलाएंगे। मतलब एक के भी जाने से फर्म की गोइंग कंसर्न में इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे अगर बिग बायर हो तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। दूसरा कि बायर के पास फुल नॉलेज है कहाँ से आता है, इनको कितना बचता है, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, तो मतलब उसके सामने होशियारी चलेगी नहीं, उसको सही रेट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी बात, मान लो आपका प्रोडक्ट में उतना कुछ यूनिक फीचर डिफरेंशिएशन है ही नहीं कि बायर उसका एक्स्ट्रा पैसा पे करे, तो वो सब्स्टिट्यूट में स्विच हो जाएगा अगर वो ही सस्ते दाम पे मिल रहा होगा। ठीक है गाइस। अब उसी तरह से अगले पेज में बताया गया है कि सप्लायर्स कैसे कर सकते हैं। ऊपर बायर, इसमें सप्लायर देखते हैं। सबसे पहला कि उसी आप लास्ट वाले पॉइंट को उल्टा कर दीजिए कि प्रोडक्ट बहुत क्रिटिकल है बायर की नीड को, जैसे कि आप आईफोन मान लो या कोई प्रोडक्ट जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो। मेरे को कोई एग्जांपल याद आएगा तो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो तो बायर मतलब जनरली प्रेफर नहीं करता, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल ले लो। तीसरा हो गया कि मतलब सप्लायर्स बायर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या यानी मतलब कम है, जैसे कि बायर है 100, सेलर हैं 2, तो मतलब उन 2 ही दुकानों में जाके लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके सेलर भी हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सॉरी। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। ये भी बहुत अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब राइवलरी होती है यानी कि मतलब इंडस्ट्री में डिमिनिश ग्रोथ है या स्लो ग्रोथ है, तो बहुत सारी फर्म अटक चुकी होती हैं आके, तो अपने प्राइसेस को मतलब गिराते रहती हैं, उससे मतलब बहुत मार्केट में इफेक्ट आता है। तो इसी में हम अभी देखने वाले हैं कि राइवलरी इंडस्ट्री में क्यों होती है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर मतलब प्राइस वॉर को भी कंट्रोल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है मतलब। ठीक है। दूसरा है कि कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तीसरा है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत है, मतलब घुसने के लिए खूब पैसे लगवा लिए हैं खुद के इन्वेस्टर की, तो अब निकलना उतना आसान नहीं है। चौथा वही पॉइंट है, हाई एग्जिट बैरियर्स। पांचवा हो गया कि मतलब डिफ्रेंशिएट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे कि आप मोबाइल मार्केट समझ लो, MI, रियलमी, ओप्पो, इनके पास कोई डिफ्रेंशिएट करने का स्कोप ही नहीं है। सब में एक ही फीचर होता है, स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी के चिप, कैमरा भी सबका सेम वेम, तो वही सब मतलब एक दूसरे की कॉस्ट से खेलते हैं। कोई 1000 रुपये कम कर दिया, कोई 1500 रुपये कम कर दिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, इंडस्ट्री फेसेस स्लो और डिमिनिश ग्रोथ। मतलब इंडस्ट्री में बहुत स्लो ग्रोथ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। उसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब वही कि जैसे कि आप चाय कॉफ़ी मतलब के एग्जांपल से समझ सकते हो। किसी को चाय नहीं मिल रही है तो वो कॉफ़ी ले सकता है, मान लो कोक नहीं मिला तो वो स्प्राइट पे जा सकता है। तो वैसे ही करके इसमें बताया गया कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ऐसे स्ट्राइक करते हैं कि पुरानी मतलब फर्म को फेल ही डालते हैं। जैसे कि इसमें आपको फ्यूजी फिल्म और कोडक का एग्जांपल दिया गया है। कोडक एक बहुत बड़ी मतलब कैमरा में जो पहले रील वाले कैमरा आते थे ना, जिसमें वो रील की पट्टी डलती थी, तो कोडक वो मैन्युफैक्चर करता था, उस कैमरा मैन्युफैक्चर करता था। वो ज़्यादातर मतलब कैमरा की कॉस्ट कम रखता था और रील की ज़्यादा रखता था, क्योंकि रील लोग बार बार ख़रीदने वाले हैं। तो उसी को किसी ने कहा कि डिजिटल कैमराज आ रहे हैं, पर उसने उस आइडिया को डिस्करेज किया और आज वो कहीं पर भी नहीं है। तो उसमें वही दिया गया है कि सब्स्टिट्यूट आ गया है, कैमरा का सब्स्टिट्यूट मोबाइल फ़ोन हो गया है, कैलकुलेटर का मोबाइल फ़ोन, टॉर्च का मोबाइल फ़ोन। ठीक है गाइस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेन, यहाँ से चैप्टर मतलब मेन है, जो चैप्टर का नाम हो यहीं से चालू होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। तो इसमें कस्टमर बताया गया है, कौन है कस्टमर, इज़ द किंग ऑफ मार्केट, वही सब आप लिख के आ सकते हो। हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स में इसमें मतलब उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना, प्राइस मतलब जो वो अपनी जेब से हार्ड एंड मनी दे रहा है तो उसको उसी में वैल्यू प्रोवाइड करना। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में 3 इशू हैं, सच एज identifying and meeting the needs of the customers, achieving advantage over competitors and avoiding competitive disadvantage। ठीक है गाइस, तीनों पॉइंट आसान थे। उम्मीद है फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं। इसमें आपको 3 स्ट्रेटजीज पढ़ाई गई है मेनली। कॉस्ट लीडरशिप यानी कि लो कॉस्ट प्रोवाइडर, इससे मतलब कस्टमर अपनी क्वालिटी नहीं देखता है, बस उसको बेस्ट प्राइस पे चाहिए होता है।
जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, एमआई का फ़ोन, मैकडोनल्ड हो गया, डीकैथलॉन के स्टोर्स हो गए, वैसे वैसे मतलब बहुत सारे फर्म हो गए। उनका फोकस मेन क्वालिटी पे नहीं रहता है, बल्क प्रोडक्शन करके कॉस्ट कम करने पे रहता है। तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर की स्ट्रैटेजी कब काम आती है? जब मतलब मार्केट में बहुत प्राइस सेंसिटिव बायर्स है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि प्राइस में हल्का सा भी चेंजेस होता है तो बायर तुरंत इधर इस तरफ हो जाते हैं या उस तरफ हो जाते हैं, या तो फिर मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका नहीं है। जैसे कि कॉपी समझ लो, आप कॉपी बनाते हैं तो कॉपी में क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? पेपर में मतलब कांच थोड़ी ना लेंगे, सब कॉपी सब ब्रांड का पेपर तो सेम ही रहेगा। पेंसिल समझ लो आपने, नटराज, अप्सरा, ठीक है गाइस। तो इसी में लो कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी चलती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अचीव कैसे करें लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इससे पहले मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें रिस्क भी दिया गया है, इसमें भी 2 ही पॉइंट है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कॉम्पिटिटर भी आपको कॉपी कर सकता है, तो इससे इंडस्ट्री का प्रॉफिट गिर सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस से आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि आपको न्यू में अपग्रेड करना पड़ सकता है कई बार। ओके गाइस, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अचीविंग लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज। उसको हम अचीव कैसे करें? सबसे पहले कि फोरकास्टिंग करो, ठीक है। फोरकास्टिंग, 1 सेकेंड, यस, काम कर रही है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स है, मतलब जितनी फर्म की रिसोर्सेज आपको यूज़ करो। जैसे कि अभी आपने सुना होगा रिसेशन की वेव आई है, बहुत सारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो मतलब वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ही काम लो, अगर हो सके तो किसी को बैठे बिठाए पैसे मत दो। तीसरा हो गया इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है। चौथा हो गया प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करो, मतलब हर जगह सेम टेस्ट आए। जैसे कि आप मैकडी का बर्गर ले लो, डोमिनोज़ ले लो, ठीक है। इससे भी मतलब आपको प्रोसेस तो पूरा याद हो जाता है, वर्कर्स का भी हाथ जम जाता है, तो उससे कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वेस्टेज कम होती है। पाँचवा हो गया इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स, जैसे कि आप नए प्रोसीजर ढूंढो, प्रोसेस ढूंढो, इनसे कॉस्ट बच सके, रिसर्च करो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस करो डिफरेंशिएशन में, जब तक वो ज़रूरी ना बन जाए कंपलसरी, ठीक है। अब एडवांटेजेस ही पढ़ने वाले हैं हम। राइवलरी में मतलब कॉस्ट लीडर हमेशा जीत जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस सबसे कम होगा। बायर्स भी हमेशा लो कॉस्ट प्रोवाइडर के साथ रहेंगे। सप्लायर्स भी मतलब प्राइस अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा न्यू एंट्रेंट के लिए मतलब बाधा हो जाएगी, क्योंकि लो कॉस्ट में बनाना, जैसे कि हमने इकोनॉमिक स्केल में पढ़ा था। और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के लिए भी मतलब वही दिक्कत है, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लो कॉस्ट में मिल रहा है, सब्सटीट्यूट की तरफ क्यों जाएंगे? डिसएडवांटेज यही है कि ये लॉन्ग टर्म में उतना काम नहीं आया, कंप्यूटर कॉपी कर सकता है। टेक्नोलॉजी अगर हो गई तो फिर वो सब नहीं हो सकता है। उसके बाद ये एक और पॉइंट एक्स्ट्रा इसको पढ़ लेते हैं। कॉस्ट लीडर अपनी कॉस्ट लो रखते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में यही उन पे भारी पड़ सकता है, वही लिखा रहा है इसमें। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब कोई यूनिक फीचर, इनोवेशन, जिसके लिए आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं और बायर भी उसको देने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो बेसिस पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है प्रोडक्ट, इसमें आप इनोवेटिव प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरी बात प्राइस मतलब आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांड, लोकेशन, लॉयल्टी, ये सब एडवांटेज बने रहते हैं। उसके बाद अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ऊपर के टॉपिक ने इंपॉर्टेंट मैं फास्टली कवर किया। वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट की हो चुकी है, उम्मीद करेंगे 17-18 मिनट में वाइंड अप करें, नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे। अचीव कैसे करें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को? सबसे पहला है कि यूटिलिटी प्रोवाइड करो। यूटिलिटी मतलब वैल्यू, आपने क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। दूसरा है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करो प्रोडक्ट की, जैसे कि फास्ट बनाओ फ़ोन, लैपटॉप्स के एग्जांपल समझ सकते हो आप। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, रैपिड इनोवेशन करो। उसके बाद ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए मतलब कुछ टैक्टिक्स करो। छठवा हो गया कि यूनिक फीचर के हिसाब से प्राइस चार्ज करो, यही सब एडवांटेज समझते हैं। राइवलरी मतलब आपका जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वही आपको एडवांटेज देगा कंपटीशन से, जैसे कि एप्पल और सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा बायर्स भी आपको पे करने के लिए तैयार रहेंगे जब तक उनको वो प्रीमियम मिलेगा। सप्लायर्स भी मतलब आपको रेट बढ़ाएंगे, उतना कोई मतलब दिक्कत जाएगी नहीं, क्योंकि आपको वैसे ही 70-80% ग्रॉस मार्जिन बैठा हुआ है। न्यू एंट्रेंट से भी आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, न्यू मतलब एरा गैरा तो क्या ही दे पाएगा। और सब्स्टिट्यूट की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओरिजिनली मतलब टॉप लेवल का है, तो कोई सब्स्टिट्यूट की तरफ क्यों जाएगा। डिसएडवांटेज यही है कि लॉन्ग टर्म में मतलब यूनिकनेस हर बार तो यूनिक होती नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को मतलब यूनिक वो लगे ना, या उसकी यूनिकनेस चले जाए, ठीक है। और ज़्यादा ही हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो कस्टमर बोलेगा ऐसा भी क्या सोना बेच रहा है भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम ही रखो।
और उसके बाद मतलब कस्टमर ने वही वैल्यू नहीं की, तो यही 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन टॉपिक में ऐड किया गया है। मतलब ये उन्हीं जो हम बड़े ब्रॉड टॉपिक्स थे इन्हीं को नैरो कर दिया गया है। इसमें मतलब हम एक नैरो मार्केट या नीश में फोकस करते हैं, बाकी सारी स्ट्रैटेजी सेम है। तो अचीविंग फोकस स्ट्रैटेजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि आप सेलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश, मतलब स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट सेलेक्ट करो। जैसे कि आपको रिच 1% को सर्व करना है, आपको बेबी को सर्व करना है, वैसे करके। उसके बाद क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स फॉर नीश मार्केट, जैसे कि फरारी हो गई अपनी लिमिटेड एडिशन की 25-30 कार लॉन्च करती है, वैसे करके, ठीक है। तीसरा है कि जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी पर ऑपरेट करो। मैनेजमेंट में आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब जो मतलब लो कॉस्ट में टाइमली हो जाए, ठीक है। चौथा हो गया डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मार्केटिंग द वैल्यू चेन, मतलब इनोवेशन करते रहो, ओके। एडवांटेज की क्या क्या है, प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा हो गया ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टाइज इन द गुड सर्विस, न्यू एंट्रेंट के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज के क्या क्या हैं, जो फर्म मतलब लैक कर रही है डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज, मतलब जो कोर कॉम्पिटेंसी अपने चैप्टर 2 से लिंक करके पढ़ा होगा। तो जो फर्म के पास कोर कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, खुद कॉपी कर करके चल रही है, उसके लिए स्ट्रेटजी मतलब नहीं आने वाली है काम। दूसरा ये, अगर प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे कि आपने स्पेसिफिक नीश को टारगेट किया, तो आप उतना ही यूनिट बना रहे हो, आपको रैपिड इनोवेशन लाना है, तो उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बार हाई हो जाती है। तीसरा, लॉन्ग रन में मतलब नीश को डिसअपीयर और भी टेकन ओवर बाय लार्ज कॉम्पिटिटर। वही कॉम्पिटिटर मतलब लॉन्ग टर्म में आपको खा सकता है, या तो नीश गायब भी हो सकता है, क्योंकि वही बच्चे बड़े हो गए, डिमांड्स बदल गए, ठीक है। उसके बाद बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच का मान लो आप कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन का। इसमें मतलब एक तो प्राइस भी मतलब मतलब मीडियम का रखेंगे, जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, और जो मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो भी हो, लेकिन थोड़ा मतलब हो, ठीक है। मतलब एक तरह से आप समझ ही गए होंगे मेरी क्या भावना है, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें वही 2 पॉइंट लिखा गया है, ऑफरिंग लोअर प्राइस और चार्जिंग सिमिलर प्राइस एज द राइवल विथ मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। उसके बाद यही तीनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है। मैंने अभी तक 3-4 अटेम्प्ट से देख रखा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आता है, तो आप ये अपने भरोसे पढ़ लेना। तो अभी वीडियो मेरी बन चुकी है। टिल देन गाइस, बाय बाय। और हाँ यार, जाने से पहले एक और बात, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैं एक ही प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूँगा यार, आपको फिर और भी चाहिए तो फिर करना पड़ेगा कुछ तो यार, अपने साइड से भी सब स्पून फीड करके आपको दे रहे हैं, आप फिर भी सपोर्ट ना करें तो कैसे चलेगा। ठीक है गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, रात के 12:42 हो रहे हैं और अभी मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ओके। बेवजह वीडियो लंबा करके क्या फ़ायदा, 18 मिनट के हो गए हैं। आप चाहें तो इसको 1.5 या 2x में भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं चलो यार, बस हो गया।